नमस्कार दोस्तों, पटेल बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग समझेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना और आधुनिक युग से पहले स्थिति कैसे थी, ये आज देखा जाएगा। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी है। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ साथ लेकर चलते थे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँचती रही हैं। बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुँचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इनके प्रसार को निश्चय ही साफ देखा जा सकता है। ये देखिए, ये एक स्मृति शिला है। इस पे पानी की एक जहाज का चित्र है, गोवा संग्रहालय में रखा हुआ है। ये देखिए, ये जहाज बना हुआ है और इससे पता चलता है कि समुद्री व्यापार का क्या महत्व हुआ करता था उस समय। ठीक, रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। ये चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है, सिल्क मार्ग। ठीक, मुगाओ ग्रांटोज गांसू में है। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। देखिए, भोजन की यात्रा कैसे हुई। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो जाते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले यानी रेडी खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। स्पैघेत्ती और नूडल्स का उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा और जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन रहा होगा। ये देखिए, वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली कर रहे हैं। ये मार्को पोलो इटली का यात्री था। उसकी बुक ऑफ मार्वल से 15वीं सदी में लिखी थी। देखिए, अदला बदली कर रहे हैं यात्री लोग। ठीक,
आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। ये देखिए, आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा हुआ है। फसल कट जाने के बाद बचे कुछ आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोद रहे हैं बच्चे, ये देखिए। और 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के कारण मर गए थे और इससे दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए थे। सोचिए जरा सा आलू का कितना असर। अब विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से ही हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिलों से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। देखिए, जैविक युद्ध क्या होता है। न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स की बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी थी। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना हक दे दिया। फलस्वरूप हुआ क्या कि इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था।
असंतुष्ट धार्मिक रूप से कौन? जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता है, यानी जो रूढ़िवादी नहीं होता, जो स्थापित परंपराएं उनको नहीं मानता है। और इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं सदी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वो दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। ये देखिए, गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों, ये देखिए, ये 4 औरत, एक सेकेंड, ये, और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। ठीक, अच्छी कीमत पाने के लिए ये सब बिकने के लिए खड़े हैं। सब अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था। ये देखिए, आपको देख के लग रहा होगा कि मार एकदम सूट बूट सहित एकदम ये जूते और सब अच्छे से आए। तो ये अच्छी कीमत पाने के लिए इनको अच्छे से सजा धजा के बाजार में लाया जाता था। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए, वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाजों की काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। इनमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है। इससे लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों तरह के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूदा संबंध टूट भी जाते थे। उदाहरण के लिए, वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझ सकते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ? इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करें तो बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी के ब्रिटेन की बात अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। अब देखिए इस आशंका के पीछे क्या कारण था। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा, देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी।
कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का की आयात पर भी पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दें। कॉर्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी। खेती के लिए ज़मीन को साफ कर देना ही काफ़ी नहीं था, खेतीहर इलाकों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे की भी ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियाँ बनाना, पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। नई ज़मीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाकों के लोग वहां आकर बसें, यानी नए घर बनाना और नई बस्तियां बसाना भी ज़रूरी था। इन सारे कामों के लिए पूंजी और श्रम की ज़रूरत थी। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। ये देखिए, अमेरिका को रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र है। ये देखिए, ये सब अमेरिका को रवाना हो रहा है, कितना लोग लदे हुए जहाज में। और ये जहाज पे चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं आयरिश अप्रवासी। चित्र बनाया गया, ये सब देखिए वेट कर रहे हैं जहाज पे चढ़ने के लिए। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। अब यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल ही में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले संभवतः ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। रेल का नेटवर्क इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही, जिसकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। तकनीकी की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है।
उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भी भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा और जिससे किसी भी उत्पादों को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था, वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। देखिए, मेले में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे, जिनकी वहाँ पे खरीद फरोख्त होती थी। ये थे सब जानवर। देखिए, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी एवं मांस बाजार खोला गया था, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें भेजी जाती थी। और इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन और अंडे भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। ये देखिए, मांस को अलेक्जेंड्रा जलपोत पर लादा जा रहा है और ये तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा करने की व्यवस्था कर दी गई थी। देखिए, 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ये देखिए, पहले तो जरा सा ये देखिए, अफ्रीका का पहले मानचित्र देखें और आप देखेंगे कि कुछ देश की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसे, ये बिल्कुल सीधा है, ठीक है, एकदम सीधा लकीर है खींचा, या देखो ऐसे ऐसे करके, मानो उन्हें स्केल रखकर खींचा गया है, जैसे पटरी नहीं होती, फुट्टा रख के खींचा गया है। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। ये देखिए, नक्शा बना हुआ है, जो जिस कलर से है वहाँ, जैसे बेल्जियन, ये जैसे कांगो मुक्त गणराज्य बेल्जियन का शासन था। ब्रिटिश जितना येलो कलर है ये सब ब्रिटिश थे, ठीक। फ्रेंच जितना ये ब्लू कलर है सब फ्रेंच था। ये कितना, ये सब देखिए पूरे अफ्रीका पे औपनिवेशिक शासन ही था। औपनिवेशिक अफ्रीका का मानचित्र है। अब आइए आप समझें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था।
उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टन, स्टैनली और उनकी टोली रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल में से ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। विंज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था। विटवाटर्सलैंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग उस इलाके की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर के सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थीं। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई कर रहे हैं मजदूर। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, या ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का जो दूर दक्षिणी हिस्सा है वहां तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था।
19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। दुनिया से अनुबंधित यानी गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। ये देखिए, त्रिनिदाद के कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर हैं। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा और नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया है। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियाँ कठोर थीं। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को होसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस प्रकार रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बाब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया, विद्रोही धर्म में भी भारतीय अप्रवासी और कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती थीं। उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो जाती थीं और बिल्कुल नया रूप सामने आता था। देखिए, शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूर के चित्र हैं। और जो सबसे नोटिस करने वाली बात है कि मालिकों के लिए इन मजदूरों के नाम जरूरी नहीं थे, बल्कि उनकी संख्या का महत्व होता था कि इस नंबर का मजदूर कहाँ है। उनके नाम और अस्तित्व से कोई मतलब नहीं। ये देखिए, एक गिरमिटिया मजदूर के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है।
ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी एस नायपाल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का भी नाम सुना ही होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वो भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में से खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते थे। नायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोह और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। ये देखिए, एक गिरमिटिया मजदूर की आप बीती है। राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल काम किया। उन्हीं का संस्मरण उसने लिखा था, तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे सजा दी गई और 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए प्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तो तनख्वाह भी काट ली जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और उन्हें तरह तरह से सजा दी जाती है। दरअसल मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजारों और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देशी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिणी पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1800 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाह पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थीं। यह एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए और वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% तक रह गया। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 71 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया।
ये सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य है। देखिए 17वीं और 18वीं सदी में के शुरुआती सालों में सूरत पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस वजह से कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। जैसा कि पिछली कक्षा में पढ़ा ही था आपने कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारत के निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों को आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ही ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी देश के तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमा कर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस यानी देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों को पेंशन मिलती थी। ये देखिए 17वीं सदी के अंत में भारत को शेष विश्व से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग है। देखिए कैसे कैसे जुड़ते थे। अब महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसे बदली। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराहने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण कैसे हुआ। जैसे कि आप जानते ही हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर, हथियारों के उत्पादन तेजी से इजाफा हुआ था। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र
पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय ये है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्ध के बाद जो सुधार हुआ। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उसकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थीं। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बहुत उत्पादन का चलन। बृहत उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गई। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो की बूचड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरे पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकल जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। इस काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट पे एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नामक कार बृहत उत्पादन पद्धति पर बनी पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन 2 गुना यानी $5 प्रतिदिन कर लिया।
साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वह असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्द ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में ही यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। बृहत उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रतिवर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरतों की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए और ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिका शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद की थी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। महामंदी। ये देखिए, महामंदी के दौरान एक अप्रवासी खेत मजदूर का बेघर और भूखा परिवार है। 1936 चित्र लिया गया है और यह चित्र लेने वाली डोरोथी लेंग ने इस भूखी माँ के साथ अपनी मुलाकात के क्षणों को याद करते हुए बहुत साल बाद कहा था, मैंने इस भूखी लाचार औरत को देखा, मानो किसी चुंबक से खींची मैं उसकी ओर बढ़ती चली गई। मैंने ना तो उसका नाम पूछा, ना उसके अतीत के बारे में सवाल किए। उसने मुझे अपनी उम्र बताई। उसने कहा कि उसकी उम्र 35 साल है। उसने कहा कि वे लोग यानी माँ और उसके 7 बच्चे आसपास के खेतों में जाड़ों से जमी पड़ी सब्जियों और उन परिंदों के सहारे जिंदा हैं जिन्हें उसके बच्चे मार लाते हैं। तो वहाँ बैठी थी, अपने बच्चों को चिपटाए। शायद उसे लगता था कि मेरी तस्वीर उसकी कोई मदद कर सकती है, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया की ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट आई। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला कारण ये था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके वे अपने आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और भी बढ़ गई। जाहिर है कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण ये था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया।
जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने एक गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देशों पर एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूलने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। देखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स डिवीजन से ये चित्र है। जब एक बेरोजगारी जनगणना से पता चला कि देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में स्थानीय प्रशासन की ओर से बेरोजगारों के छोटे मोटे भत्ते दिए जाने लगे। ये लंबी कतारें महामंदी के सालों में गरीबी और बेरोजगारी का प्रतीक है। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे, उनकी वसूली तेज कर दी गई। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार और सारी ज़रूरी चीज़ें कुर्क कर ली गईं। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से अपेक्षित लाभ ना पा सकने, कर्जे वसूल ना कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी ना लौटा पाने के कारण हजारों बैंक दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सख्ते में डाल देने वाले हैं। 33 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। 29 से 32 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी, वह जल्द ही मिटने वाली थी। भारत और महामंदी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाली संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती थी और इससे दुनिया भर के लोगों में जिंदगी, अर्थव्यवस्थाएं और समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसे कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गईं और 28 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें तेज़ी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे लिए थे, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्जे में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर कि बंगाल के कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और खर्चे में पिस कर ना उम्मीद ही पाओ, सारी पूंजी घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था।
उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी हो गई और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ। युद्धोत्तर काल के बाद पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। एक गुट में धुरी शक्तियाँ, मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चला युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक युद्ध के मोर्चों में मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलीबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत यूनियन भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत यूनियन की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थीं। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। कि सोवियत यूनियन में युद्ध से तबाह हुए स्टालिनग्राद, युद्ध बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत हो। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1940 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, उसका गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्माण प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देश का नियंत्रण रहता है। अमेरिकी विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसलों को वीटो कर सकता है। वीटो एक निषेधाधिकार होता है और इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की निर्माण प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिकी देश भी नियंत्रण रहता था।
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। $1 का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था और $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए थे। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन दशकों में तकनीकी और उद्यमी का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देश के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी गरीबी और संसाधन की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अभी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। टैरिफ क्या होता है? आयात शुल्क जिसको बोलते हैं, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ें देश में आती हैं, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थीं। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई। समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ब्रिटेन वुड्स का समापन हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी और अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से
कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगीं जहां वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। उद्योगों को कम वेतनों वाले देश मिले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका है। तो ये था आज का चैप्टर। इसको एक बार फिर से देखिएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।